हेलो दोस्तों, मैं हूँ सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हो टैक्स विदाउट टीयर्स। जैसा कि आप सभी को पता है, बजट 2024 आ गया है, बहुत सारे चेंजेस लेके आया है। इनकम टैक्स के सारे चेंजेस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सीए विजेंद्र अग्रवाल सर, और मैं आपके साथ आई हूँ जीएसटी के चेंजेस को लेकर। दोस्तों, जीएसटी में रेगुलर बेसिस पे चेंजेस तो आते रहते हैं, नोटिफिकेशंस हो, सर्कुलर्स हो, आपकी जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स हो, इन सभी के थ्रू बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अभी जो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी जून में, उसके रिस्पेक्ट में काफी सारे चेंजेस आने वाले थे। कई सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो प्रेस रिलीज में आए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली काफी सारे सर्कुलर्स भी हमारे इशू हुए थे। बट स्टिल बहुत सारे ऐसे चेंजेस थे जो प्रेस रिलीज में थे, जिनके रिस्पेक्ट में नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स नहीं इशू हुए थे। तो आज जो बजट आया है उसके रिस्पेक्ट में 43 नए चेंजेस आए हैं, न्यू चेंजेस आए हैं, जिसमें कई सारे सेक्शंस नए इंसर्ट भी हुए हैं, काफी सारे सेक्शंस अमेंड भी हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल्ड मैनर में जीएसटी में आए चेंजेस को डिस्कस करने वाले हैं। बट चेंजेस जो है उस पे जाने से पहले हम लोग फाइनेंस बिल के अंदर जो एप्लीकेबिलिटी का सेक्शन है वो हम लोग पहले पढ़ेंगे। दोस्तों, सेक्शन 1 जो आता है ना, इसके अंदर जो हमारा ये बिल है, फाइनेंस बिल, इसके अंदर क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। इसमें सेकंड आप सब सेक्शन देखिए, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, जो भी लिखा है बाकी सबके रिस्पेक्ट में ध्यान में देते हुए, सेक्शन 110 टू 153 शेल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट। यानी जो भी चेंजेस जीएसटी के रिस्पेक्ट में हैं, वो तभी एप्लीकेबल होंगे, जिसको आज मैं डिस्कस करने वाली हूं, जब उसके रिस्पेक्ट में नोटिफिकेशन इशू हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि मैम हमें कैसे पता सेक्शन 110 से लेके 153 तक है? तो दोस्तों, इससे पहले जो इन्होंने इंडेक्स बना रखा है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। जीएसटी के चेंजेस जो है वो देखिए, यहाँ पे सेक्शन 110 से स्टार्ट होके आपके 153 सेक्शन तक आ रहे हैं। तो दैट मींस ये सारे के सारे चेंजेस जो अब लाए गए हैं फाइनेंस बिल में, ये एप्लीकेबल कब होंगे? जब इनके रिस्पेक्ट में कॉरेस्पॉन्डिंग नोटिफिकेशन इशू हो जाएगी। अब बहुत ही मेजर चेंजेस जो है दोस्तों, हम पहले एक बारी उनको डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम बाकी सारी चीजें भी हम फिर डिस्कस करते चलेंगे। अब देखिए, हम आ गए हैं सेक्शन नंबर 110 पे। आपको कॉपीज जो बजट की है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत इजीली मिल जाएगी। अब देखिए, सेक्शन 9 यानी जो हमारा लेवी सेक्शन है, उसमें क्या चेंज आया है? हमने डे 1 से, जब से जीएसटी आए, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को आउट ऑफ जीएसटी परव्यू रखा है। ठीक है। सेम वेज इन्होंने अब एक चीज और ऐड कर दी है, द अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यानी इसको भी इन्होंने अब जीएसटी के परव्यू से निकाल दिया है। सो पहला चेंज तो ये आता है। अब दोस्तों, आप देखोगे सेक्शन नंबर 10 यानी जो कॉम्पोजिशन लेवी है, उसमें भी चेंज आया है। बट ये क्या चेंज है? एक दोस्तों नया सेक्शन आया है, सेक्शन नंबर 74A। आप सभी को पता है बहुत सारे नोटिसेस आ रहे हैं, सेक्शन 73 के नोटिस, सेक्शन 74 के नोटिसेस, यानी डिमांड एंड रिकवरी के डीआरसी 01, डीआरसी 07, काफी सारे इशू हो रहे हैं। यानी शो कॉज नोटिस हो गया, आपका ऑर्डर्स हो गए, ये सब इशू हो रहे हैं। तो इसी के रिस्पेक्ट में एक नया सेक्शन आया है, सेक्शन नंबर 74A। वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट नया सेक्शन आया है। मैं इसके रिस्पेक्ट में आपको एक फ्लो चार्ट भी शेयर करने वाली हूँ। तो ये सभी चीजें अभी आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको सब देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्या कहता है? एक नया सेक्शन आया है, सेक्शन 11A, जो क्या कह रहा है? पावर नॉट टू रिकवर जीएसटी नॉट लेविड और शॉर्ट लेविड एज अ रिजल्ट ऑफ जनरल प्रैक्टिस। यानी कई बार ऐसा होता है मार्केट में, जिन चीजों पे टैक्स लगना चाहिए बट वो नहीं लग रहा है एज अ जनरल प्रैक्टिस, या फिर टैक्स रेट कम लग रहे हैं। तो ये जो सेक्शन आया है, सेक्शन 11A, ये पावर दे रहा है हमारे गवर्नमेंट को कि वो इस तरह की जो जनरल प्रैक्टिस मार्केट में चल रही है, उसके बेसिस पे उन आइटम्स को, गुड्स या सर्विसेज को एग्जाम कर सके। सो अगेन अ वेरी वेलकम चेंज कि इस तरह की पावर गवर्नमेंट के पास आ गई, और अल्टीमेटली एक सेक्शन ऐसा है जहां पे गवर्नमेंट लेवी नहीं करेगी जीएसटी को। मूविंग फर्दर, सेक्शन 13 में चेंज आया है, जो कि है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के रिस्पेक्ट में, जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है। दोस्तों, अभी 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग जब हुई थी, उसमें आपका सर्कुलर आया था 211।
अब वो सर्कुलर बेसिकली हमें क्या कह रहा था, वो आपके साथ बात कर रहा था कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के रिस्पेक्ट में आप आईटीसी कब तक अवेल कर सकते हैं। तो उसी बात को कैरी फॉरवर्ड करते हुए सेक्शन नंबर 13 में ये चेंज लाया गया कि अगर आप रजिस्टर्ड डीलर है, मैं आपके साथ एक बारी सेक्शन 13 को डिटेल में डिस्कस भी कर लेती हूँ। सेक्शन 13 में यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। सेक्शन 13 देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इसके अंदर आप ये देखिए, थर्ड, इन केस ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स इज टू बी पेड और लायबल टू बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज। तो यहां पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती थी कि डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट, जिस दिन रिसिपिएंट ने पेमेंट करी और वो डेट आपने बुक्स में एंटर कर दी है, तो डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट उसको मानेंगे, या फिर द पेमेंट विच इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट, जिस दिन पेमेंट डेबिट हुई है उसको, और विच एवर इज अर्लियर, और इमीडिएटली डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days from the date of issue of invoice or any other document by whatever name called फ्रॉम बाय दी सप्लायर, यानी सप्लायर ने जो भी डॉक्यूमेंट इशू किया होगा उस दिन 60 days फ्रॉम दैट डेट, या और एल्स जो आपने बुक्स में डाली है पेमेंट डेट, या फिर जो आपका बैंक अकाउंट जिस दिन डेबिट हुआ है, विच एवर इज अर्लियर को हम लेते थे। बट अब चेंज क्या आया है दोस्तों, इन्होंने एक चीज और ऐड कर दी है कि अगर तो वो सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इशू टैक्स इनवॉइस, देन हम वो वाली डेट लेंगे 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, और एल्स हम लोग क्या डेट का एक और ऑप्शन आ जाएगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट, यानी जहां पे सप्लायर इज नॉट सपोज टू इशू द टैक्स इनवॉइस, वहां पे अगर रेसिपिएंट इज सपोज टू इशू द टैक्स इनवॉइस, तो जो भी डेट उसकी इशू की होगी वहां से हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करेंगे। तो दिस पर्टिकुलर चेंज इज कॉम्प्लीमेंटिंग योर सर्कुलर नंबर 211 जो कि आया है 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज दैट इज इन सेक्शन नंबर 16। दोस्तों, आप सभी को इस टाइम पे मार्केट में डीआरसी 01, 01A, डीआरसी 07 सबको पता चल गया इस टाइम पे कि नोटिस आ रहे हैं हमारे सेक्शन 73 में, 74 में, यानी फ्रॉड नॉन फ्रॉड केसेस में, ठीक है। और उसके रिस्पेक्ट में जो नोटिस इशू हो रहा है वो डीआरसी 01 में हो रहा है, उनका ऑर्डर आ रहा है 07 में। इन सभी में एक आपने जनरल ग्राउंड देखा होगा जिस वजह से इशू हुआ है नोटिस, कि भाई आपने आईटीसी अवेल किया है आफ्टर कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट कहां से आती है आपकी, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 से, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में, और बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन जो बिजनेस पर्सन की गई है कि भाई इनिशियल टाइम में जीएसटी फ्रेम में काफी ज्यादा ग्लिचेस रहे हैं जीएसटी पोर्टल पे, तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, और उसी बात को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये बहुत ही ज्यादा वेलकम चेंज क्या किया है, सब सेक्शन 5 आया है सेक्शन 16 में, जो कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 4, यानी सबसेक्शन 4 की जो एक टाइम लिमिट थी, एक कट ऑफ था, उसको हटाते हुए, उसको ओवर रूल करते हुए कहा कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और द डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ pertaining to the financial year 17-18, 18-19, 19-20 and 20-21, the registered person is entitled to take the ITC in any return, यानी कोई भी रिटर्न, कोई भी जीएसटीआर 3B जो भी उसने भरी है अप टू 30th नवंबर 2021, यानी अगर आपका कोई भी आईटीसी पर्टेनिंग टू है मे बी फाइनेंशियल 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 2021, आपने वो कोई भी आईटीसी अगर आपने क्लेम किया है अपनी किसी भी 3B में जो आपने फाइल कर लिए 30 नवंबर 2021 से पहले, तो आपने राइटफुली अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 आपको हिट नहीं करेगा। आपको ऐसा अगर कोई भी ग्राउंड आपके नोटिस में मिल रहा है तो आपको जीएसटी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, आईटीसी जो आपने अवेल किया उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और अमेंडमेंट आई है सेक्शन 16 के अंदर ही, वो आया है सब सेक्शन 6 ऐड हुआ है। नॉर्मली दोस्तों आपने देखा होगा, अगर हम यूजुअल जो एक कंसर्न आता है जब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, अगर हम कंसेक्यूटिवली रिटर्न्स हम लोग नहीं फाइल कर रहे हैं और मे बी फॉर सो एंड सो फोर्थ रीजन अगर हम लोग नहीं फाइल कर पाए और हमारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है, ठीक है, तो उस टाइम से लेके जो रेवोकेशन अगर आपने अप्लाई किया, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी, उस टाइम फ्रेम में आपका आईटीसी बार ना हो, आपको राइटफुली जो आपके पहले का आईटीसी है जो बार नहीं हुआ है एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4, तो उसको आप क्लेम कर सकते हो कब,
जैसे ही आपका ये कैंसिलेशन रिवोक होगा, विद इन 30 डेज यू कैन फाइल ऑल योर रिटर्न्स, और रिटर्न्स में आप वो आईटीसी राइटफुली क्लेम कर सकते हो। तो आपको जो एक डिफिकल्टी फेस करने को मिल रही थी कि हमारा आईटीसी हम लोग नहीं क्लेम कर पा रहे थे, वो अब हम राइटफुली क्लेम कर पाएंगे। तो ये दोनों ही चेंजेस जो सेक्शन 16 में हुए हैं बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही वेलकम चेंजेस हैं टैक्स पेयर के लिए। अब दोस्तों, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो आपका ब्लॉक क्रेडिट को डील करता है, उसने भी क्या करा है, उसमें भी आपको पता है कि वहां पे क्लियरली, ये देखिए मैं आपको एक बारी सेक्शन 17 पे भी ले जाती हूँ। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो ब्लॉक क्रेडिट के बारे में डील करता है, वो क्लियरली कहता है कि किन किन आइटम्स के रिस्पेक्ट में आप आईटीसी नहीं ले सकते हो। यहाँ पे सबसेक्शन 5 के अंदर ही दोस्तों देखिए, एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 74, 129 एंड 130, ये स्टेटमेंट थी अपनी, बेसिकली सबसेक्शन था, क्लॉज था, तो इसको भी एलिमिनेट कर दिया गया है। यानी 129 एंड 130 का तो रेफरेंस ही कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया, और 74 को जो है उन्होंने लिमिट कर दिया है अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24। इसका रेलेवेंस अभी जब मैं आपके साथ 73, 74 और 74 ए डिस्कस करूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब कुछ जो मैंने आपको बताया, 74 ए नया सेक्शन इंसर्ट हुआ, तो उसके रिस्पेक्ट में कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस अलग अलग जगह एक्ट में किए गए हैं। तो सेक्शन 21 में भी वही चेंज किया गया है, ठीक है। सेक्शन 30 में चेंज आया है। फिर उसके बाद दोस्तों 31 यानी जो टैक्स इनवॉइस इशू करने के रिस्पेक्ट में होता है, यहाँ पे भी चेंज आया है। और ये चेंज अगेन जो आरसीएम का टाइम ऑफ सप्लाई चेंज हुआ है, सर्कुलर 211 आया, उसी के परसुएंट, उसी को कंप्लीट करते हुए सेक्शन 31 में भी चेंज आया है। मूविंग फर्दर, सेक्शन 35 में अगेन 74 ए के रिस्पेक्ट में चेंज आया है। 39 में क्या चेंज आया दोस्तों, जो टीसीएस की रिटर्न जाती थी जीएसटीआर 7 आपके लिए ऑप्शनल होती थी। यानी अगर आपने टीसीएस किया है, यानी आपने टीडीएस किया है, सॉरी, टैक्स डिडक्ट किया है, तभी आपको रिटर्न भरने की जरूरत होती थी, अदरवाइज आपको नहीं भरनी थी। बट अब इन्होंने क्या किया है, प्रोवाइडेड दैट द सेड रजिस्टर्ड पर्सन इट शैल फर्निश अ रिटर्न for every calendar month whether or not any deductions have been made during that particular month or not। यानी आपकी चाहे कोई एंट्री हो चाहे ना हो, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। आप नील रिटर्न फाइल कर दो अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, अगर ट्रांजैक्शन है तो अपने डेटा वाले रिटर्न फाइल कर दो, अदरवाइज यू कैन सिंपली फाइल योर नील रिटर्न। तो यानी जीएसटीआर 7 टीडीएस के लिए जो रिटर्न है वो आपको कंपल्सरी हर महीने आप फाइल करनी पड़ेगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपका उसमें डेटा है या नहीं है। मूविंग फर्दर, अगेन जो चेंजेस है अभी वो 74 ए को लेके ही हैं, इनमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। एक सेक्शन 54 यानी रिफंड में चेंज है, वो क्या कहते हैं कि अगर आपने कोई भी जीरो रेटेड सप्लाईज करी हैं, ठीक है, और उन सप्लाईज पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो ऐसे केस में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रिफंड है, यानी रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी, आप क्लेम नहीं कर पाओगे। मूविंग फर्दर दोस्तों, अब एक और बहुत पॉजिटिव चेंज है, सेक्शन 70 में कहा गया है अगर आपके पास समन आया है, यानी कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसके पास समन आया है, तो वो खुद या अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, दोनों ही तरीके से वो उस समन का रिप्लाई कर सकता है। यानी खुद जाकर भी रिप्लाई कर सकता है या फिर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी कर सकता है, और इसी के रिस्पेक्ट में सेक्शन 1 ए आपका इंट्रोड्यूस हुआ है। अब दोस्तों सेक्शन 73 एंड 74 ये क्या थे, 73 था आपका नॉन फ्रॉड केस और 74 था आपका फ्रॉड केस। इनके रेस्पेक्ट में बहुत सारे नोटिस आ रखे हैं जीएसटी डिपार्टमेंट की साइड से फॉर फाइनेंशियल 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20, ठीक है। अब इनमें इन्होंने थोड़ा सा चेंज क्या किया है कि इनकी जो हेड थी, हेडिंग थी, मार्जिनल हेडिंग, जो आपको कहती थी कि ये फ्रॉड केसेस है या ये नॉन फ्रॉड केसेस है, उसमें इन्होंने कह दिया कि सेक्शन 73 और 74 की एप्लीकेबिलिटी कब तक हो जाएगी, इट विल बी अप टू पीरियड फाइनेंशियल ईयर 23-24, यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर तक ही ये दोनों सेक्शंस एप्लीकेबल रहेंगे, उसके बाद से नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एक नया सेक्शन ऑल टुगेदर सेक्शन 74 ए एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये दोस्तों क्या है, आइए मैं आपको एक इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको दिखाती हूँ, जो आपको टेलीग्राम पे बहुत इजीली मिल जाएगा। आई होप अब ये रीडेबल फॉर्मेट में है आपके लिए। अब देखिए दोस्तों, सेक्शन 73 का जो अब हेडिंग है वो क्या हो गया है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पर्टेनिंग टू अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24। कौन से केसेस में टैक्सेस नॉट पेड, शॉर्ट पेड, erroneously refunded, ITC wrongly availed or utilized for any reason other than fraud, willful misstatement और suppression of fact, यानी नॉन फ्रॉड केसेस के लिए है। लेकिन ये अब कब तक अप्लाई करेगा, ओनली अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24।
सिमिलरली सेक्शन 74 में चेंज किया गया, जो कि आपके फ्रॉड केसेस थे, ये भी एप्लीकेबल कब तक होगा? अप टिल फाइनेंशियल ईयर 23-24। जो नया सेक्शन आया है दोस्तों, सेक्शन 74 ए, ये एप्लीकेबल कब से होगा? आपका करंट फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के बाद से, यानी अब इस करंट फाइनेंशियल ईयर से लेके आगे तक ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ऐसा क्या है इस सेक्शन में और जो पहले के दोनों सेक्शन में नहीं था? तो पहली चीज दोस्तों, सेक्शन 73 74 दोनों को एलिमिनेट कर दिया गया है फ्रॉम करंट फाइनेंशियल ईयर एक तरह से, क्योंकि उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं रही है, और 74 ए को लाया गया है। और यहां पे आप देख सकते हो इसमें क्या लिखा है? डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, erroneously रिफंडेड और आईटीसी wrongly availed और यूटिलाइज, ग्राउंड्स तो वही हैं, लेकिन फॉर एनी रीजन पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड, यानी फॉर एनी रीजन मतलब फ्रॉड और नॉन फ्रॉड दोनों ही क्लब कर दिए गए हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में। अब किस तरह की कितनी अमाउंट ऑफ पेनल्टी पे करनी है दोनों में, जो पहले सेक्शन 73 74 में थी या अब 74 ए में है, वो सेम रहेगी। यानी 74 ए में भी आपको सिचुएशंस बताई गई है कि अगर फ्रॉड केस होगा तो उसमें किस तरह से आपको पेनल्टी एप्लीकेबल होगी, और अगर आपका नॉन फ्रॉड केस है तो उसमें कैसे एप्लीकेबल होगी। अब शो कॉज नोटिस, अब चेंज जो है ना दोस्तों वो ये है कि कितने समय के अंदर आप शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हो और कब तक डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट में ऑर्डर इशू कर सकते हो। पहले अगर आप दोस्तों देखोगे सेक्शन 73 के अंदर जो शो कॉज नोटिस इशू हो सकता था, वो आपकी जब आपको एनुअल रिटर्न भरनी है उसके 2 साल 9 महीने के अंदर अंदर आपके पास शो कॉज नोटिस इशू होता था। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, तो इसकी आपकी एनुअल रिटर्न जा सकती है 31 दिसंबर तक। ठीक है, ड्यू डेट टू फाइल दी एनुअल रिटर्न आपके आ जाएगी 31 दिसंबर 2024। इसके अंदर अब आप 2 साल 9 महीने अगर आप ऐड कर देंगे, यानी अगर मैं बात करूं 2025 2026 और उसके बाद आपका आ जाएगा सितंबर एंड, यानी 30 सितंबर 2027 तक आप मैक्सिमम इसका शो कॉज नोटिस आप इशू कर सकते हो, और आपका ऑर्डर कब तक पास हो जाएगा? 2027 के एंड तक, यानी 31 दिसंबर 2027 तक आपका ऑर्डर पास हो जाना चाहिए, यानी विद इन 3 इयर्स। और आपको एक और सिंपली टर्म्स में कह सकते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस मैक्सिमम जब भी आया उसके मैक्सिमम विद इन 3 मंथ्स ऑर्डर हैज टू बी इशूड। अब नेक्स्ट, फ्रॉड केसेस में सेम वेज ऑर्डर आपका 5 साल तक आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर यही मैं बात करती हूँ फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, तो इसकी ड्यू डेट कब तक है? 31 दिसंबर 2024। अगर कोई भी फ्रॉड केस आएगा तो इसके अंदर 5 साल आप ऐड कर दोगे, यानी 2029 दिसंबर तक आपका इसका ऑर्डर पास हो जाएगा। अब दोस्तों जो चेंज आया है वो ये है, चाहे अब वो फ्रॉड केस है या वो नॉन फ्रॉड केस है, अब मैक्सिमम within 42 months from the due date of issue of furnishing of the annual return आपको शो कॉज नोटिस इशू करना है। यानी जो जेन्युइन नॉन फ्रॉड बोनाफाइड केसेस थे उनके केस में टाइम लाइन टू इशू द शो कॉज नोटिस वो बाय डिफॉल्ट इंक्रीज हो गई है, क्योंकि अब आप 3.5 साल तक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ड्यू डेट टू इशू टू फाइल योर एनुअल रिटर्न, आप उस तक आप क्या कर सकते हो? आप शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हो। जो टाइम फ्रेम पहले आपका 2 साल 9 महीने था, अब वो बाय डिफॉल्ट 3.5 साल हो गया है। और इसके बाद ऑर्डर पास करने का टाइम जो पहले 3 महीने या 6 महीने था फ्रॉम द इशू ऑफ द शो कॉज नोटिस, ठीक है, तो उसके अंदर नॉट फ्रॉम द इश्यू ऑफ द शो कॉज नोटिस, बट आपका बेसिकली मैक्सिमम जो टाइमलाइन था, अब वो चीज वो 1 ईयर यानी 12 मंथ्स में कन्वर्ट हो गई है। तो दोनों ही केसेस में डिपार्टमेंट को बेनिफिट हो रहा है। नॉन फ्रॉड केसेस या बोनाफाइड केसेस में तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट यह है कि शो कॉज नोटिस इशू करने की टाइमलाइन इंक्रीज कर दी गई है, ऑर्डर पास करने की भी टाइमलाइन इंक्रीज कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये असेसी अवर्स, टैक्स पेयर अवर्स है, क्योंकि टाइम फ्रेम ज्यादा मिल गया है गवर्नमेंट को अब आपके अगेंस्ट नोटिस इशू करने का। बट दोस्तों सतर्क रहिएगा, अगर आप लोग कंप्लायंस से सही से कर रहे हो तो आप पे नोटिस इशू नहीं होंगे। मूविंग फर्दर, अब दोस्तों जो बात आती है वो ये आती है, अब हम लोग आगे जाते हैं इसी के अंदर। तो ये सेक्शन 74 ए का क्रक्स है। ये जो टेबल है ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लिया है, वहां से ले सकते हैं इसको।
अब इसके बाद दोस्तों जो एक मेजर चेंज आया है ना, वो आया है सेक्शन नंबर 128A। एक नया सेक्शन कंप्लीटली ऐड हुआ है। अगेन वेरी 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 मच फेवरेबल टू टैक्स पेयर, वेलकम चेंज फ्रॉम द डिपार्टमेंट। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कहा गया था कि जितने भी ये डीआरसी 01, 01A, 07 इश्यू हुए हैं, अगर आपने एक स्पेसिफाइड टाइम डेट तक आपने टैक्सेस पे कर दिए तो आपको वेवर्स मिल जाएंगे। बट इसके रिस्पेक्ट में अभी तक कोई नोटिफिकेशन या कोई सर्कुलर इशू नहीं हुआ था, लेकिन अब इसको लेके नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया गया है। सेक्शन 128A क्या कहता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी टू दिस एक्ट, यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर आपको नोटिस इशू हुआ है सेक्शन 73 में, या स्टेटमेंट इशू हुई है, या कोई ऑर्डर, या फिर ऑर्डर अभी आपके पास नहीं हुआ है, और आपका ऑर्डर पास हो गया है लेकिन आपका अपील में या रेक्टिफिकेशन अगर आपने फाइल करी वहां ऑर्डर पास नहीं हुआ है, और आपका ऑर्डर भी पास हो गया है अंडर 107 और 108, बट कोई ऑर्डर हाईकोर्ट के थ्रू पास नहीं हुआ है अंडर सेक्शन 113, और ये सारा जो मैटर है ये कौन से पीरियड को पर्टेन करता है? फ्रॉम जुलाई 17 टू मार्च 20, यानी फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20, इन 3 सालों के रिस्पेक्ट में, चाहे आपका ऑर्डर है या स्टेटमेंट है या शो कॉज नोटिस है या अपील का ऑर्डर है, अगर आप नोटिफाइड डेट तक आप पे कर दोगे क्या टैक्सेस, इफ द पर्सन सेड पर्सन पेज द फुल अमाउंट ऑफ टैक्स एज पर द नोटिस, स्टेटमेंट और ऑर्डर ऑन और बिफोर द डेट विच इज टू बी नोटिफाइड। मैं इसको और थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाए। as may be notified by the government on the recommendation of the council, no interest under section 50 and penalty shall be payable। कोई भी इंटरेस्ट और पेनल्टी आपके लिए पेएबल नहीं है, यानी विन विन सिचुएशन है। छोटा मोटा टैक्स अमाउंट था, 2 लाख 3 लाख 5 लाख का छोटा अमाउंट था, या आपको पता है कि हमारी मिस्टेक है, हमारा बड़ा टैक्स अमाउंट भी है, बट अगर हमारी इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव होती है तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो डिमांड पहले ओरिजिनली निकली होगी वो ऑटोमेटिकली आपकी 50% रिड्यूस हो जाएगी, मोर देन 50% इनफैक्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन। तो अब ये सेक्शन आ गए, बट दोस्तों याद रहे ये सभी सेक्शन जितने भी मैंने डिस्कस किए ये एप्लीकेबल कब होंगे? जब इनकी नोटिफिकेशन आपके लिए इश्यू कर दी जाएगी, पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, तभी ये एप्लीकेबल माने जाएंगे। अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस भी दी है। ये जो वेवर है ये केवल सेक्शन 73 के नोटिस एंड ऑर्डर्स के लिए एप्लीकेबल है, 74 के लिए नहीं है दोस्तों। अब इन्होंने क्वेश्चन इसमें थोड़े से कंसर्न्स क्या लगाए हैं कि nothing contained in subsection 1 shall be applicable in respect of the amount payable by the person on account of erroneous refund। यानी अगर आपने erroneous refund के रिस्पेक्ट में है तो आपके लिए ये कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं है, यानी इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर नहीं है। सेकेंडली, अगर कोई भी अपील रिट पिटिशन इज बिंग पेंडिंग बिफोर द एपेलेट अथॉरिटी और एपेलेट ट्रिब्यूनल और आपने उसको विड्रॉ नहीं किया है, तब भी आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। Notwithstanding anything contained in this act, where any amount specified under subsection 1 has been paid and the proceedings are deemed to be concluded, no appeal shall be entertained। very very important। इसका मतलब क्या है कि जी हमारे पास 17-18 का सपोज कीजिए ऑर्डर आ गया था डीआरसी 07 में, मैंने उसके रिस्पेक्ट में जो डिमांड निकली थी या तो वो मैंने पे कर दी है, या मैंने उसके अगेंस्ट में अपील फाइल करी, अपील मेरी कंक्लूड हो गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज नाउ दिस सेक्शन इज आउट, तो आप दोबारा से अपील करके वो इंटरेस्ट या आपकी पेनल्टी का रिफंड लो या इस तरह का कुछ भी कंसर्न हो, इट विल नॉट हैपन। वंस योर प्रोसीडिंग्स हैव बीन क्लोज्ड, आप उसको दोबारा रीओपन नहीं करोगे टू अवेल दिस बेनिफिट। सो दिस हैज ऑलवेज बीन द फंडा ऑफ आवर गवर्नमेंट कि कोई भी एमनेस्टी स्कीम आती है, कोई भी रिलीफ बाद में मिलता है, तो पहले अगर आपने कोई भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे कर दिया है तो वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, उसका कोई भी किसी भी तरह से कोई रेमेडी नहीं है, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों जो ये मेजर चेंजेस और बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं वो सारे आपको समझ आए होंगे। कोई भी कंसर्न है, कोई भी इशू है, डेफिनेटली यू कैन ड्रॉप दी कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। वी विल टेक अप इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।